तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया है और अब आप हो चुके हो सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स। थोड़ी कॉलर ऊपर करके चलो ना। अपन ने सीए का फर्स्ट लेवल का एग्जाम बहुत प्यारे तरीके से पास किया है और अब हम सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो चुके हैं। अब बच्चे नहीं रहे हम जो एकदम टुचुक टुक डांस करते थे। अब हम कौन है? थोड़े सीनियर लेवल पे आ गए बाबा, सीए इंटर में। जब आप लोगों ने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया होगा ना, एग्जाम क्लियर करते के साथ आपके घर में इज्जत बढ़ चुकी होगी। अड़ोस पड़ोस वाले बोल रहे होंगे, अरे पता है उसने सी का एग्जाम निकाल लिया, सी का एग्जाम निकाल लिया। रिश्तेदारों के फोन आने लग गए होंगे। जस्ट रिजल्ट के बाद आपकी वैल्यू यहां से यहां पहुंच चुकी होगी। ये है पावर सीए कोर्स का कि एट द इनिशियल लेवल ही आपको बता देता है कि आप कितना ऊपर जाने वाले हो और रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा मिलने वाली है। डन डन। तो चलिए मजाक से हटके, सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत 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 सारी बधाइयां, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस और साथ ही में एक प्यारा सा थैंक यू। थैंक यू थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने अपने अमित भाई को चूज किया, आपने फास्ट एजुकेशन को चूज किया आपकी सीए इंटरमीडिएट की इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी का एक प्यारा सा पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? फाउंडेशन बहुत मेहनत करी, एकदम जान लगाई, अब हम सीए इंटरमीडिएट में आ चुके हैं और एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से हमने पास किए। राइट? चल, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को यह तो पता होगा कि सीए इंटरमीडिएट में नए कोर्स में हमारे पास सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, हमारे सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं और जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग और प्यारे प्यारे हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने वाला। आप लोगों ने ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट मैनेजमेंट के डेमो लेक्चर्स देखे होंगे और अगर ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट से चेक कर लो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 6 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मैं सबसे पहले इन वीडियोस में चर्चा करना चाहूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइस, हम मिलकर एक बार स्टार्ट करेंगे अपनी चर्चा। चलो तो एक बार देखते हैं ये पेपर नंबर 6 है क्या। यप। अच्छा, कुछ भी शुरू करने से पहले ना एक बार हम चीजें कुछ डिस्कस करते हैं। आज आपको पता है, कभी भी अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, कोई भी कहीं भी कैसी भी जर्नी हो, मैं हमेशा अज्यूम करूंगा कि जर्नी शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अमित भाई, कौन कौन सी चीजें एक बार बताओ ना। चलो हम बात करते हैं। सबसे 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 पहला पार्ट जो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एंड गोल क्या है, मेरी जो जर्नी है वो कहां जाके खत्म होने वाली है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं भाई, अब जहां जाना है, जहां एट द लास्ट पहुंचना है, ये तो अपने को पता होगा ना। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे बात करता हूँ। सेकंड, आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी इस प्यारी 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 जर्नी में आपके साथ कौन होने वाला है। बोले तो अमित भाई, अब आपको ये भी जानना होगा कि यार जो इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्या ये मेरे को अकेले पूरी करनी है या कोई मेरे साथ होने वाला है ना? क्या मैं इस जर्नी में अकेले 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 भटकता रहूंगा या कोई है जो मेरे साथ मेरे को इस जर्नी को बहुत प्यारे तरीके से क्रॉस करने में हेल्प करने वाला है? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, who will be our buddy. And last and not the least, क्या लास्ट पॉइंट ये कि यार ये जो मेरी इतनी प्यारी और इंटरेस्टिंग जर्नी है ना, अब उस जर्नी में मेरे को क्या 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 सीखने को मिलने वाला है। मतलब इस जर्नी में क्या उतार, क्या चढ़ाव, क्या नई चीजें, क्या पुरानी चीजें, क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, होने क्या क्या वाला है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, व्हाट अवेट्स इन द जर्नी। मतलब इस जर्नी में क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। तो कभी भी अगर आप कोई जर्नी करना चाहो तो ये तीन चीजें हमेशा पता करके रखना। और आपको पता है, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी भी इन्हीं तीनों गोल्स के ऊपर, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के ऊपर बेस होती है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, सही में क्या?
चलो मैं एक बार आपको दिखाता हूं कैसे और कहा। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी का सबसे पहला वाला पॉइंट कि अमित भाई हमारा एंड गोल है क्या। एंड गोल तो सिर्फ एक ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, अपने नाम के आगे सी ए वर्ड लगाना। एक बार जरा सोच के देखो ना, जब मैंने सोच के देखा था ना सी ए अमित शर्मा, जरा आप भी एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोच के देखो, सी ए रोहित, सी ए अमन, सी ए रितिका, सोच के देखो कोई भी नाम, सी ए किरण, सोच के देखो। एक बार अपनी आंखें बंद करो और अज्यूम करो कैसा लगता है। मजा आया, एक अंदर से गूजबम्स आए ना। एग्जैक्टली हमारा एंड गोल यही है, अपने नाम के आगे सीए वर्ड का यूज करना, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें सबसे पहले तो सीए फाइनल्स के एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। ओके अमित भाई चलो डन। वो करने से पहले हमें अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। अमित भाई चलो ये भी डन। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के लिए पहले अपने को अपने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स तो क्लियर करने पड़ेंगे ना। हाँ अमित भाई ये बात तो आपकी सही है। तो अभी जो हमारा मेन एंड गोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, वो करने के लिए मेरे को अभी अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा जिसका नाम है सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस। अमित भाई अभी फाउंडेशन के पेपर दिए हैं और अभी आप दोबारा से पेपर की बात कर रहे हो। अरे बाबा पहले क्लासेस लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। पेपर क्या है, पेपर तो 3 घंटे का रंगारंग कार्यक्रम है, वहां जाएंगे अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। तो हमारे एंड गोल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी मेरा मेन गोल होगा सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर करना। चलो अमित भाई तो हमारा पहला पॉइंट तो सेट है। अब दूसरा बताओ कि अमित भाई हमारे साथ होने कौन वाला है, हमारा बड़ी कौन होगा। ये बंदा आपको दिख रहा है क्या, बेचारा डिग्री पकड़ के खड़ा हुआ, ये है कौन। दिस इज मी, आई एम सीए अमित शर्मा। आई रिसेंटली क्वालिफाइड माई सीए फाइनल्स एग्जामिनेशंस। आई हैड ऑल इंडिया रैंक 30 at CA intermediate level. I did my articleship from KPMG in the stat audit domain and my industrial training from Goldman Sachs in the FP&A domain. अमित भाई चलो ऑडिट का तो समझ में आता है, ऑडिट तो हमने सुना सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट का काम करते हैं। ये FP&A ये कौन सा डोमेन बोल दिया आपने, ये मतलब क्या ही बोल दिया, 3-4 अजीब से अक्षर क्या जोड़ दिए। चलो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले ये बंदा दिख रहा है क्या आपको, ये हाथ में उसकी डिग्री दिख रही है क्या, ये मेरे कॉन्वोकेशन के टाइम की फोटो है। सोचो कितना प्यारा लगता होगा जिसके लिए आपने इतनी साल मेहनत करी, वो डिग्री फाइनली आपके हाथों में होती है। एक बार अज्यूम करके देखो, इस इंसान की शक्ल की जगह एक बार अपनी शक्ल लगा के देखो, सोचो कैसा लगेगा यार जब हमारे हाथ में फाइनली हमारी डिग्री आएगी, जिसके लिए हमने एक कोर्स शुरू किया है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत अब देने वाले हैं। डन। चल तो इस पूरी जर्नी में आपके साथ होने वाले हैं आपके बड़ी सीए अमित शर्मा AKA योर्स अमित भाई। अमित भाई हाँ, मेरी क्लास का सबसे पहला नियम है कि आप में से कोई भी मुझे सर बोल के रेफर नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई। हाँ, आप लोग को मैं 2 ऑप्शंस देता हूं, या तो अमित बोल सकते हो या अमित भाई बोल सकते हो। पर अमित भाई ये अमित बोलना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। चलो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं। जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी ना बिग फोर्स में, मैं बिग फोर्स में फर्स्ट टाइम पे गया। वहां पे जाने के बाद हमें सिखाया गया कि अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में सर का कल्चर रिमूव हो चुका है, तो अपने सीनियर्स को सर या मैम नहीं बोलते, नाम से रेफर करते हैं। मैंने बोला ओके चलो ठीक है देखेंगे। पहले दिन मैंने अपने सीनियर से जो कि 60 इयर्स के पार्टनर थे उनसे कुछ सवाल पूछा। तो मैंने बोला सर, और हम ट्रेनिंग पे थे, 60 लोग थे आसपास, 60 के आसपास इंटर्न्स थे। मैंने पूछा सर, उन्होंने बोला मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार भाई की उठते के साथ ही बेइज्जती हो गई। उन्होंने बोला जब तक आप मेरे को मेरे नाम से रेफर नहीं करोगे मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। मैंने बोला यार इतने बड़े हो, मेरे से कैसे मैं नाम लूं। पर वहां पे जो मुझे सीखने को मिला कि अब सर का कल्चर रेफर नहीं होता, तो किसी को भी हम सर या मैम नहीं बोलते। इसीलिए मैं आपको आज से ही कॉर्पोरेट्स के लिए प्रिपेयर करता हूं, और आप मुझे अमित बोल सकते हो, अमित भाई बोल सकते हो, पर सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अमित भाई बोलना प्रेफर करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी बनता है ना, AB हाय। हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो तो आप लोग मुझे अमित या अमित भाई बोल के रेफर कर सकते हो। तो आपके अमित भाई आपके लिए हमेशा इस पूरी इंटायर जर्नी में इंटर के साथ भी इंटर के बाद भी रहने वाले हैं।
कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, बी इट रिलेटेड टू स्टडीज, बी इट रिलेटेड टू एफएमएसएम, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, तैयारी नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा, अमित भाई पर्सनल प्रॉब्लम से लाइफ में दिक्कत चल रही है, बंदी का चक्कर है, बॉयफ्रेंड का चक्कर है, घर वालों से लड़ाई हो रखी है, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो और आपको लगे कि अमित भाई मेरे को एक सीनियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, मेरा कोई भाई होना चाहिए जो मुझे बता सके, सही गाइड कर सके, आपका अमित भाई आपको वहीं खड़ा मिलेगा। ओके, डन। चल, तो अमित भाई ये भी आपने बता दिया और हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आप इस इंटायर जर्नी में हमारे साथ होने वाले हो। अब थर्ड पॉइंट भी बता दो ना अमित भाई कि इस जर्नी में होने क्या क्या वाला है। चल, इस जर्नी के बारे में जानने के लिए हमें दो चीजें जाननी पड़ेगी, एक तो हमारी इस बैच की डिटेल्स और दूसरा हम क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से पहले मटेरियल्स पे जंप करते हैं। ओके अमित भाई, मटेरियल्स में सबसे पहले आपको मिलने वाला है हैंड रिटन नोट्स। हाँ अमित भाई समझते हैं, वो आप हैंड रिटन वाली राइटिंग में प्रिंट करवा के हमें दे दोगे एकदम वो काले पीले से नोट्स। टेंशन क्यों लेते हो बाबा, ये देखो आपके लिए, अरे कहाँ गया, हाँ ये देखो आपके लिए अपने हाथों से लिखे हुए कलरफुल कलरफुल नोट्स। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, जरा जूम करके दिखाओ ना, ये लो हो जा जूम बाबा, विजिबल है। हाँ, ये है हमारे प्यारे से नोट्स जिनको मैंने अपने प्यारी हैंडराइटिंग में आप लोगों के लिए बनाया है। ये सारे नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं कंसाइज वे में। तो एक बार जरा सोच के देखो कि जब आपका टीचर आपके स्टूडेंट्स वाली साइड पे आ जाए और तब नोट्स प्रिपेयर करें, कितने मस्त नोट्स बनेंगे ना। हाँ अमित भाई, तो उतने ही प्यारे हमने नोट्स बनाए कंसाइज तरीके से, विद इन 85 पेजेस के अंदर हमने पूरी एफएम को कवर किया है। अमित भाई सारी एफएम, हाँ सारे कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे इन 85 पेजेस के अंदर कवर्ड है अमित भाई, सच्ची। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं कि पूरे के पूरे नोट्स कवर्ड हैं आपके। तो अमित भाई 85 पेजेस सॉल्व कर ले तो हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। देखो गाइस, मैं आज ही आप लोगों को बता देता हूं, एफएम हमारी 50 मार्क्स का पेपर है और 50 मार्क्स का एसएम है। ओके, तो 50 में से डन 40 से 50% मार्क्स जो कि बनते हैं हमारे 20 से 25 मार्क्स, आप आराम से सिक्योर कर सकते हो अगर आपने कंसेप्ट नोट्स ही बहुत प्यारे तरीके से मेरे साथ कवर कर रखे हैं। क्या बात करते हो अमित भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप आईसीआई का कोई भी प्रीवियस ईयर का टफ से टफ पेपर उठा के देख लो, एटलीस्ट 40 से 50% मार्क्स डायरेक्ट हमारे कंसेप्ट के ऊपर से आते हैं। और अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हो तो आप क्वेश्चन पूरा ना तो कम से कम आधा 75% 80% सॉल्व कर सकते हो और 20 से 25 मार्क्स ला सकते हो। सच्ची अमित भाई, हाँ। तो आपके पास होने की गारंटी तो मैंने सिर्फ एक हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही आपको करवा दी है कि अगर आप पढ़ो तो पास तो बाबा आंख बंद करके हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को 40 से 50 मार्क्स में कभी इवेल्युएट ही नहीं करता कि बाबा आप 50 ले आए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 50 तो अगर आपने सिर्फ हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ा है ना, आप बहुत प्यारे तरीके से सिक्योर करोगे। और क्या हम नीचे 50-40 वाले लेवल के लिए बने हैं ना, हम आजाद परिंदे हैं, हम उड़ने के लिए बने हैं। हम 60s लाएंगे, 70s लाएंगे, 80s लाएंगे, 90s लाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, ला सकते हैं ना। मैं चाहूंगा आप में से कोई ही मेरा वो पहला स्टूडेंट बने जो 100 आउट ऑफ 100 लेके आया एफएमएसएम में। ला सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हो, जब कॉस्टिंग में आ सकते हैं तो एफएमएसएम में क्यों नहीं। ओके ओके अमित भाई, चलो ठीक है अमित भाई, समझ में आया। 50 में से 20 से 25 मार्क्स तो हमारे यहीं पे आ गए। पर अमित भाई हम तो थोड़ा ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं ना, कुछ और भी बताओ ना। ओके, अगर आपको 51% से लेके 80% के बीच में लैंड करना है, जो कि है आपका 26 मार्क्स से लेके नेक्स्ट 40 मार्क्स तक, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक। अमित भाई रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक ये क्या है? देखो, जब भी आप अगर कंसेप्ट सॉल्व कर लो देन यू आर रेडी टू गो एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड बाय द आईसीआई। आईसीआई ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं हमने सारे प्रीवियस ईयर, आरटीपीज, एमटीपीज, पिछला जो भी न्यू कोर्स चला गया जो अब पुराना हो चुका है, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर आरटीपीज एमटीपीज पूछे गए थे हमने सबके सबको कवर किया है। दैट मीन्स, चलो ना मैं दिखाता हूं आप लोगों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हो ना, इतने प्यारे तरीके से प्रिपेयर करी गई हमारी क्वेश्चन बैंक,
किधर है, चलो 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 चलो, ये देखो अमित भाई, क्वेश्चन बैंक भी कलरफुल, हमने क्वेश्चन बैंक भी कलरफुल रखी है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम पढ़ लेते हैं ना एक बार, तो उसके बाद जब वापस क्वेश्चन बनाने जाते हैं ना, तो वो काली पीली किताबें देख के खोलने का मन नहीं करता। इसीलिए मैंने सीएस की थोड़ी सी बेरंग दुनिया में रंग भरने की अपने तरीके की कोशिश करी है। ओके, ओके अमित भाई, पर हमारे क्वेश्चन बैंक की कुछ खासियत है। ओके अमित भाई, बताओ क्या। सबसे पहला पॉइंट, ये बॉक्स दिख रहा है आपको। हाँ अमित भाई, इसमें हर एक क्वेश्चन में जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मतलब अमित भाई, अगर इस क्वेश्चन में आपको सारे रेशियोज सॉल्व करने हैं, तो मैंने पहले ही लिख दिया ऑल रेशियोज के ऊपर ये क्वेश्चन है, प्लस ये क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। है अमित भाई, सच्ची वो भी आपको मिलने वाला है। प्लस नेक्स्ट, यहां पे आपको क्या मिलेगा अमित भाई, ये स्पेस किस लिए छोड़ रखी है, ये आपके लिए छोड़ रखी है कि लेट्स अज्यूम कि आपने ये पार्ट सॉल्व किया। ओके, हाँ अमित भाई, हमने सॉल्व किया। उसके बाद अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है क्या, कि अमित भाई मान लो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ना क्वेश्चन आसान था, सिर्फ एक ये वाला पार्ट मेरे लिए टफ था, तो वो पार्ट आप यहां पे लिख दो कि इसमें सिर्फ ईपीएस का पार्ट मेरा टफ है, और जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करने आओगे तो आप सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस करके आओगे। हमें आज से ही उस 1.5 दिन की तैयारी करनी है कि मैं 1.5 दिन में अपना सिलेबस कैसे खत्म करके जाऊंगा। तो इसीलिए अपने नोट्स, अपने क्वेश्चंस को जितना कंसाइज करते चले जाओ, उतना आपके लिए आज से ही अच्छा होगा, और उसके लिए मैंने सारे हथियार आपको दे रखे हैं। डन, नोट्स मैंने कंसाइज कर दिए हैं, क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं वो हम साथ में बैठ के कंसाइज कर लेंगे। डन। ओके अमित भाई, मजा तो आया, सुन के अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अमित भाई, पर एग्जाम तो 40 मार्क्स का नहीं होता ना, 50 मार्क्स का होता है ना, तो मुझे पता है ना। तो आपको पता नहीं कि आईसीआई ने एमसीक्यूज अब डाल दिए आपके सिलेबस में। हाँ अमित भाई, और थ्योरी भी पूछी जाती है, तो जिनको 41 से 50 की रेंज में मार्क्स लेके आने हैं, उनके लिए है हमारा थ्योरी बुक एंड एमसीक्यू बुक, जिसमें आपको सारे एमसीक्यूज प्यारे तरीके से और आपकी थ्योरीज मिल जाएंगी। सच्ची अमित भाई, हाँ हम कह रहे हैं ना, बहुत प्यारे तरीके से मैंने तीनों बुक बनाई है, अपनी रातें लगाई है, अपनी मेहनत लगाई है, बहुत 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 प्यारे तरीके से मैंने बुक्स बनाई है आपके लिए, ताकि कोई भी बुक किसी भी टाइम पे पढ़ते हुए आप बोर ना फील करो। देखो, हमारे थ्योरी पेपर्स में हम वैसे ही थोड़े बहुत बोर हो जाते हैं, चाहे ये बात कोई माने या ना माने, पर मैं नहीं चाहता कि प्रैक्टिकल पेपर्स में आप किसी भी तरीके से बोरियत फील करो। इसीलिए आपके लिए हैंड रिटन नोट्स कलरफुल बनाए गए, क्वेश्चन बैंक कलरफुल बनाई गई, एमसीक्यू बुक एंड थ्योरी कलरफुल बनाई गई, ताकि कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। डन, डनाडन डनाडन डन। अब अमित भाई, इन सब के अलावा क्या हम बैच की डिटेल्स जान ले एक बार। चलो बैच की डिटेल्स भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बैच पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बैच होगी हमारी 100 आवर्स से लेके 110 आवर्स, 50 लेक्चर्स होंगे, हर एक लेक्चर 2 घंटे के आसपास का होगा। पर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो अमित भाई पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना। अरे बड़ा भाई हूँ, थोड़ा बहुत तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। तो हो सकता है ये 195 आवर्स भी हो सकते हैं, या फिर 105 आवर्स भी हो सकते हैं। तो ये मैंने रेंज बताई है कि 100 से 110 आवर्स का लेक्चर होगा। ओके अमित भाई, समझ में आता है। अमित भाई, क्या आपने पूरी आईसीआई मटेरियल कवरेज कर रखी है क्या। आई एम अ रैंक होल्डर एट इंटरमीडिएट लेवल। आईसीआई की कवरेज करना कितना इंपॉर्टेंट है मुझे सब पता है, इसीलिए इंटायर आईसीआई का मटेरियल हमने आपके लिए कवर करके दिया है, ताकि आपको कभी भी टेंशन ना हो और डर ना लगे कि अमित भाई क्या हमने आईसीआई मटेरियल कवर किया या नहीं किया। और हर क्लास के साथ साथ, क्लास खत्म होने पे मैं आपको आईसीआई मटेरियल के साथ साथ मैचिंग भी करवा दूंगा कि बाबा हमने सारे कंसेप्ट कवर किए, खत्म किए या ना किए, ताकि आपका जो मिथ है, आपका जो डर है, वो भी साथ साथ खत्म हो जाए। और इन सब के अलावा आपको मैं दे रहा हूं एक प्यारा सा गिफ्ट। अमित भाई, गिफ्ट पहले ही कान खड़े हो गए, सुनो। आपको मिलने वाले हैं 5 यूनिट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट। अमित भाई, फुल टेस्ट तो समझ में आता है, सब्जेक्ट का पूरा टेस्ट। यूनिट टेस्ट बोले तो मैंने आपके 10 चैप्टर्स को छोटे छोटे 2-2 चैप्टर्स के यूनिट्स में बांट रखा है। 2 चैप्टर्स एक साथ, फिर अगले 2 चैप्टर एक साथ, फिर अगले 2 चैप्टर एक साथ, ताकि जब आप उनका क्लियर कर लो तो आप फटाफट से उनका टेस्ट दे सको, और साथ ही साथ आपको आपकी गलतियों का पता चले, सब कुछ
अपन शुरू से ही करेक्ट करते चले। आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, साथ में उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, आप लोग सॉल्व करो, चेक करो, और कभी भी टेंशन हो किसी भी पॉइंट पे तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो कि अमित भाई आपने सॉल्यूशन तो ये दिया, ऐसे हो सकता है क्या? तो अमित भाई वो कैसे होगा, हमें डाउट सपोर्ट कैसे मिलेगा? उसके लिए भी हमने सारा इंतजाम कर रखा है बाबा, टेंशन क्यों लेते हो? आपके अमित भाई है ना। ये देखो, सबसे पहले तो ये है हमारा फास्ट का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। इसमें आपको क्या मिलेगा? फास्ट कॉस्ट एफएम बाई ईबी, सेम नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले कुछ भी सोचने से पहले फटाफट जाओ इस चैनल पे जाके ज्वाइन करो और ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। फटाफट से जल्दी भागो, तो पहले भागो भागो भागो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, फटाफट से फटाफट से। बेल आइकन दबाया ना, भूला नहीं ना, वो भी दबाना है। अमित भाई क्यों? कोई भी आपको नोट्स या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे करूंगा, और कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, अमित भाई इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने बहुत सारे कंसेप्ट के लिए एबीसी भी बना रखा है। अमित भाई क्या एबीसी एनालिसिस? क्या ना, अमित भाई के कंसेप्ट जिसमें मैंने टफ कंसेप्ट को 1 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट्स में समझा रखा है, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अमित भाई इन सब के लिए आपका चैनल ज्वाइन कर लेना, फटाफट से जाओ और चैनल ज्वाइन करो ना, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो, रिविजनरी वीडियो, कंसेप्ट बेस्ड वीडियो आपके लिए वेट कर रही हैं। और इन सब के अलावा ये है मेरा इंस्टाग्राम, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो, पिंग करना चाहो, करो ना यार, मस्ती करते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करता हूँ। और इन सब के अलावा कभी भी आपको लगे कि अमित भाई हमें आपसे 1 to 1 कनेक्ट होना है, डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये है मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप करो, हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। अमित भाई कॉल कर ले क्या? देखो कॉल थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कॉल अननोन नंबर से मैं कम ही उठाता हूं। पर अगर आप मेरे को पिंग कर दो कि अमित भाई हमें आपके साथ बैठ के डिस्कस करनी है चीजें और समझना है और कॉल पे डिस्कस करें क्या, तो मैं आपको कॉल करूंगा ना। आप क्यों कॉल करते हो? मैं सामने से कॉल बैक करूंगा आपको। ओके ओके अमित भाई। तो अमित भाई ये पूरी डिटेल समझ में आ चुकी है हमें, हमारी बैच की, सब्जेक्ट की, कोर्स की, कंटेंट की। अब एक बार जरा ये भी बताओ ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? हमें आपके बारे में पता चल गया। और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, क्या? जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे ना, आप मेरे को मैसेज करने वाले हो कि हाय अमित भाई, आई एम XYZ, जो भी आपका नाम है, हमने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी या हमने आपका लेक्चर्स परचेज किया है, और मेरा फाउंडेशन में इतने मार्क्स थे, या फिर अगर मैं डायरेक्ट एंट्री से हूं तो, और मैं अपने इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स स्कोर करने की प्लानिंग लेके चल रहा हूं, ताकि मैं और आप साथ में मिलकर शुरू से ही फोकस रख सके। मैंने बोला ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी 40s या 50s के लिए इवेलुएट नहीं करता। अगर सपने देखने ही है तो छोटे क्यों देखने, बड़े देखो, 60 के देखो, 70 के देखो, 80 के देखो, 90 के देखो। छोटे करने के लिए तो दुनिया है ही, सपने तोड़ने के लिए तो दुनिया बैठी है। तो अपने सपने हम क्यों छोटे देखें? बड़ा प्लान करके चलेंगे, बड़ी लंबी सोच लेके चलेंगे। डन? हाँ अमित भाई डन, कोई भी दिक्कत ना। तो कभी भी 40 से 50 नहीं सोचना, सोचना है तो बड़ा सोचो। ओके गाइस डन। तो ये पूरी हमारी बैच की डिटेल्स हो गई, ये मेरे बारे में डिटेल्स हो गई, आपके बारे में डिटेल्स आप मुझे सेंड कर ही दोगे। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या क्या आता है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिलके देखते हैं हम ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आईसीआई मटेरियल। पर गाइस कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे जय हो आईसीआई की। क्या? जय हो आईसीआई की। क्यों? क्योंकि आईसीआई हमारा करता धरता है। हमें मार्क्स देगा कौन? आईसीआई। हमें पास करेगा कौन? आईसीआई। हमें रैंक देगा कौन? आईसीआई। अगर कुछ भी हमें आगे बढ़ना हो तो आज से हमारे लिए भगवान है कौन? हमारा आईसीआई, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ही हमें डिग्री देगा ना। सब कुछ हमारे लिए हमारा इंस्टीट्यूट ही है। तो कुछ भी अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले बोलेंगे जय हो आईसीआई की, जय हो आईसीआई की। डन? डन अमित भाई डन। चल अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा। तो जो लोग भी मेरे को ये बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा टफ पेपर होने वाला है, तो गाइज मैं बता दूं, उन लोगों को जाके बोलो कि सर, प्यार से बोलो सर, एक बार आप जाओ और अमित भाई से मिल के आओ,
क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बच्चा बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है, देखता हुआ आ रहा है, अपने आसपास समझता हुआ आ रहा है, सीखता हुआ आ रहा है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा पेपर है जो हम बचपन से देख रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं तो मान जाओगे? हाँ चल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्टली डील करता है सबसे पहले तो फाइनेंसिस से। फाइनेंस, हम आज के बाद फाइनेंस का सीधा सीधा मतलब समझेंगे पैसा। कैसा? पैसा। सिंपल। जो भी पैसे की लेन देन, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बेचना खरीदना, कुछ भी करना हो पैसे से रिलेटेड, अपन समझेंगे उसको फाइनेंस। कुछ भी और नहीं। हाँ मैं भाई, तो फाइनेंस बोले तो सिंपल पहली चीज अपन सीखने वाले पैसा। डन? हाँ मैं भाई डन। अब आ जाओ, मैं आपको चैप्टर्स के बारे में एक बार बताना स्टार्ट करता हूं, ठीक है? हाँ मैं भाई एक बार बताना स्टार्ट करो ना। फाइनेंसिस होता क्या है? क्या आपने अकाउंट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये सारी चीजें पढ़ी है? हाँ अमित भाई पढ़ तो रखी है। तो यही तो मेरा सेकंड चैप्टर जाके बनता है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ यही तो मेरा सेकंड चैप्टर बनता है। आप फाइनेंसेस की बात करते हो अपने घर पे, आपके पापा कमा के लेके आते हैं, लेट्स से मॉम भी कमा रही होती हैं, रनिंग इनटू अ बिजनेस, या फिर उनकी कोई जॉब है, जो भी चीजें हैं, अगर दोनों तरफ से पैसे आ रहे हैं, पापा भी कमा रहे हैं और मम्मी भी कमा रही है, तो घर के फाइनेंसेस की सोर्स ऑफ इनकम दो जगह से है, पापा भी और मम्मी भी। फिर उसके बाद फाइनेंसेस का मैनेज किया जाता है। कभी आपने देखा पापा बोल रहे हो कि यार मेरे को पैसे बचाने हैं, आगे कोई खर्चा आने वाला है, या फिर सेव करके रखते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, या फिर सिस्टर की मैरिज के लिए सेव होता है पैसा? आपने ये चीज तो सुनी होगी। हाँ, तो ये होता क्या है, वो प्लानिंग करते हैं कि मैं अपने फाइनेंसेस को, सबसे पहले पैसे जहां से आते हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, कि पैसे मेरे को कहां से मिल रहे हैं। डन? उसके बाद मैं क्या करता हूं, उन पैसों को या तो मैं स्पेंड करता हूं अपनी रिक्वायर्ड चीजों के लिए, या फिर मैं उनको इन्वेस्ट करता हूं कहीं पे, जिसमें मैं सेविंग्स भी मेरी आ जाती है। डन? हाँ मैं भाई, तो मेरे पास पैसों से रिलेटेड ये काम होते हैं। अब ये तो हो गई आपकी घर की बात। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग आती है कंपनी से रिलेटेड। हम यहाँ पे सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके डन अमित भाई? अब मेरे को एक चीज बताना। ओके, कंपनी कहां से पैसे लाती होगी? कंपनी को कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो कहां से आएगा अमित भाई? या तो वो इक्विटी वालों से पैसे उठाएगी, हाँ अमित भाई ये तो अपन ने पढ़ रखा है, या तो प्रेफरेंस वालों से पैसे उठाएगी, या तो डिबेंचर वालों से पैसे उठाएगी। हाँ अमित भाई ये तो अपन ने 12th 11th में पढ़ लिया था कि पैसे अगर लेने हैं तो या तो इक्विटी वालों से मांगो, वो मालिक होते हैं अपने, या प्रेफरेंस वालों से मांगो जो थोड़े बहुत मालिक के जैसे होते हैं, या फिर लोन पे उठा के लेके आओ जो डिबेंचर होता है। डन? हाँ अमित भाई, डिबेंचर या लोन, ऐसी काइंड ऑफ चीजें। ओके हाँ अमित भाई, तो यही है मेरा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद में अगर आपको चैप्टर की बताना चाहूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? सबसे पहले तो आप लोग मेरे को बताओ कॉस्ट किसको बोलते हैं? अगर मैं कोई भी सामान खरीदता हूं उसके लिए जो पेमेंट करनी पड़ती है उसको कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है अमित भाई, ये तो समझ में आया। अब आप इक्विटी उठा के ला रहे हो, प्रेफरेंस उठा के ला रहे हो, डिवेंचर उठा के ला रहे हो, हाँ अमित भाई ये तो लेके आ रहे हैं। तो इन लोगों को जो मैं पेमेंट करने वाला हूं अपनी जिंदगी में, उसको बोला जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल उठा के लाने के लिए जो मेरे को कॉस्ट देनी पड़ी वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है अमित भाई, ये भी समझ में आया। उसके बाद क्या आपने कभी डिविडेंड्स पढ़े हैं लाइफ में? हाँ अमित भाई पता है ना, इक्विटी वालों को डिविडेंड दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कभी वर्किंग कैपिटल पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ अमित भाई वर्किंग कैपिटल पढ़ा है ना, कैपिटल एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये तो अपन सीखते आए हैं। ठीक है चलो, एटलीस्ट आपको इंट्रो तो पता है इन दोनों के बारे में। तो अमित भाई अगर ये बेसिक चीजें हैं तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते क्या है? अब इन चीजों को जब इन डिटेल डेप्थ में घुस के कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे प्लान किया जाए, कितने फॉर्मूलेज लगते हैं इनकी कैलकुलेशन में, ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होती हैं। तो गाइस एक चीज तो आप लोग ध्यान रखो कि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप पहली बार जिंदगी में देखने वाले हो। हाँ, हम आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज पे ज्यादा फोकस करेंगे, जहां पे आप अब कंसेप्ट को निकालना सीखोगे। अभी तक आपने पढ़ा था, अब उसको डीप डाइव करके उसकी दुनिया में घुस के देखोगे कि होता क्या है। ओके चलो एक और एग्जांपल दे दो। अगर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, कार नंबर 1, कार नंबर 2,
क्या आप एनालाइज नहीं करते कि इसकी इतनी महंगी कॉस्ट है, पेट्रोल के इतने खर्चे इसमें लगेंगे, माइलेज इतनी देती है, मेंटेनेंस इतना आएगा, इसमें इतना माइलेज आएगा, ये आएगा वो आएगा, दोनों में से कौन सी चीजें चूज करूं? हाँ अमित भाई करते हैं। उसी को तो मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर। तो अमित भाई एफएम तो अपने को मतलब मोटा मोटी थोड़ी 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 आती है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एफएम आपको बेसिक पता है। कभी भी आपके लिए डिटेल्ड नया चैप्टर, बाप रे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाय मोरी दैया ये क्या देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता सब कुछ है, बस हम इन डिटेल आपको डेप्थ में डाइव करवा के दिखाने वाले हैं। तो ये ऐसे बनता है मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। और कोई भी आपको बोले कि यार ये सब्जेक्ट नया है, सीए इंटर के स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको बोलना जाओ एक बार अमित भाई से मिल के आओ। हाँ हम मानते हैं इसमें फॉर्मेट्स थोड़े नए हैं, हाँ हम मानते हैं इसमें फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हैं जो हमने लाइफ में कभी देखे नहीं, हम सीखेंगे यहाँ पे। तो बाबा एक नए लेवल पे आए हो, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ना। पर आपको बेसिक पता है, आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पता है। अब मैं आपको आर फॉर राम लिखना सिखाने वाला हूं, समझ में आया? हाँ अमित भाई, तो ये है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस। समझ में आया कि कैसे ये सब्जेक्ट नया नहीं है आपके लिए? हाँ अमित भाई समझ में तो आ गया। एक बार और बता दो और कौन कौन सी चीजें हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में ना हम सीखेंगे कि इक्विटी के रखूं, इक्विटी रखूं या प्रेफरेंस रखूं या डिबेंचर रखूं। मतलब यार क्या मैं 100% इक्विटी मंगा लूं, या फिर एक काम करता हूं 50% इक्विटी मंगा लेता हूं, 50% डिबेंचर मंगा लेता हूं, या फिर एक काम करता हूं 40% इक्विटी मंगा लेता हूं, 20% प्रेफरेंस मंगा लूंगा, 40% डिबेंचर मंगा के रख लूंगा। मतलब अपना कैपिटल, कैपिटल उठाने के तो 3 तरीके हैं, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, आपने 12th अकाउंट्स में भी सीखा था। हाँ मैं भाई इक्विटी से उठा लो, प्रेफरेंस से उठा लो या डिबेंचर से उठा लो। कैपिटल उठाने के मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। हाँ मैं भाई ये 3 ऑप्शंस तो अपने को पता है, पर कितना कैपिटल उठाना है, किससे उठाना है, ये अपन सीखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अमित भाई लिवरेज क्या होता है, ये थोड़ा एक नया कंसेप्ट आएगा जो अपन वहीं पे सीखेंगे। उसके बाद डिविडेंड बता दिया, वर्किंग कैपिटल बता दिया, इन्वेस्टमेंट। तो अमित भाई ये छोटू से सिर्फ 9 ही चैप्टर है क्या? हाँ बाबा 9 चैप्टर 50 नंबर, मतलब एक चैप्टर आपको मोटा मोटी 5 नंबर का मिलने वाला है। 5 से 6 नंबर का एक चैप्टर दिख जाएगा, जिसमें से भी पता है अगर मैं आपको बोलना चाहूँ गाइस, ये दोनों चैप्टर तो अपने थ्योरी ही है, पूरी की पूरी थ्योरी है। तो अमित भाई क्या बात कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 छोटे छोटे चैप्टर है पढ़ने के लिए, सिर्फ 7 चैप्टर और आपका खत्म। सिर्फ एक सैरडॉन और सर दर्द से आराम, सिर्फ 7 चैप्टर्स और एफएम से आराम। 7 चैप्टर्स पढ़ के ही आप बहुत प्यारे तरीके से एफएम स्कोर कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉस्ट, एफएम और एसएम बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि एसएम में भी सिर्फ 5 ही चैप्टर है। तो 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 12 हो गए, और यहाँ पे अकेले आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं। तो बहुत ही प्यारी तरीके से हमारा सिलेबस बनाया गया है, और बहुत मस्त इंटरेस्टिंग तरीके से आप और मैं साथ में बैठ के ये सब्जेक्ट सीखने वाले हैं। चलो अमित भाई ये भी पता चल गया कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है। तो अब बताओ अमित भाई आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप वैसे भी नए नए आए होगे अभी फाउंडेशन में, पहली क्लास के अंदर फाउंडेशन क्लियर करके, तो आपको सुस्ती सी तो होगी। तो आज हम कुछ नया नहीं करेंगे, हम सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखेंगे। आज देखेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको देखते कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चीजें कौन सी आती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक्स जो आपके बाकी सारे चैप्टर्स के लिए बेस बनने वाला है, वो आज की क्लास होगी। तो गाइस आज की क्लास पे पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारी आगे आने वाली सारी क्लासेस का बेस बनेगा, और मैं हर क्लास में प्रूव कर दूंगा कि आज जो हमने पढ़ा है वो बाकी सारी क्लासेस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन? हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलो गाइस अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के पार्ट पे चले। हाँ अमित भाई चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि बाबा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और इंट्रो में क्या क्या पढ़ने को है। चले आ जाओ अमित भाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा 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 मतलब आप निकालोगे क्या? पैसा, और कुछ भी नहीं सोचना। ओके, तो एक काम करते हैं, जब बात पैसे की हो ही रही है तो आओ जरा
बापू को बाहर निकाल ही लेते हैं। क्या देख रहे हो, कम पैसे हैं, 10-20 रुपए हैं, देखो। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों ने मेरी कॉस्टिंग की लेक्चर्स लिए हैं ना, तो उसमें आपको पता होगा मैं 2 डायलॉग्स मार के चलता हूँ। कौन कौन से? आओ, हमारे क्लास की 2 अजम्पशंस हमेशा से बहुत फेमस रहने वाली हैं। सबसे पहला अजम्पशंस, चल लो बाबा, एक हमारी क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो है। क्या मोटो है? मोटो ये है कि अगर हम खुशी से एग्जाम्स देंगे तो मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे। क्या मत भाई? अगर खुशी से एग्जाम्स देंगे, मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे। ओके, ओके अमित भाई, चलो ये तो बात है। क्योंकि देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, अपने को खुश रहना है। पढ़ाई में टेंशन नहीं ली, जहां टेंशन आ जाएगी, पता है दिमाग का थोड़ा सा अलग टाइप का है। जब वो चाहता है टेंशन आए, और टेंशन आएगी तो और टेंशन आएगी, और टेंशन आएगी तो और टेंशन आएगी, फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। डन? ओके अमित भाई। और सेकंड, ये डायलॉग मैं हमेशा यूज करूंगा। क्या? अंग्रेजों ने अंग्रेजी ऐसी बनाई कि हर एक शब्द में उसका मतलब छोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हो? आओ देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, financial management in the layman language, financial management can be referred as combination of the two terms। क्या मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन बोल सकता हूं? कौन से 2 टर्म्स? एक फाइनेंस और एक मैनेजमेंट। मतलब अगर मैं फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहा हूं तो उसको बोलूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बिल्ली कौन? जो बिल्ली की तरह म्याऊं कर रही है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा? अपने फाइनेंसेस का मैनेज करना। चाहे एक सिंगल आदमी अपने फाइनेंस का मैनेज कर रहा हो, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। मान लो ये मेरी कंपनी है, ठीक है? तो अगर एक आदमी करे अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट, तब भी उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूंगा। एक बड़ी कंपनी करे तब भी बोलूंगा। डन? ओके अमित भाई, डन। देखो, सो इट इज सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, दैट इज। अब फाइनेंस होता क्या है? मैंने क्या बोला? फाइनेंस आपको पढ़ाते क्या है? फाइनेंस में, फाइनेंस में 2 ही चीजें तो होती हैं, या तो पैसे की इनकमिंग होगी, या तो पैसे की आउटगोइंग होगी। क्या पैसा कहीं एक जगह रुकता है क्या? नहीं अमित भाई, पैसे का नेचर ही ये है कि पैसा कभी भी एक जगह स्टेगनेंट नहीं होगा। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, जब तक आप उसको बैंक की तिजोरी में रखोगे भी नहीं, और बैंक की तिजोरी में भी रखोगे ना, तो वो बैंक के पास पड़े रहेंगे, आपके पास पड़े नहीं रहेंगे। तो पैसे की इनकमिंग आउटगोइंग चलती रहती है, और चलती रहनी चाहिए। आई रियली होप आपके पास भी चलती रहे, बहुत पैसा हो सबके पास। ओके, पर पैसे से भी इंपॉर्टेंट ना, खुशी बहुत जरूरी है। खुश रहना सीखना पड़ेगा। ओके, डन। आ जाओ। So it is simply the management of finances, that is inflow of the funds and outflow of the funds, and includes 3 most important decisions। Guys, इसके बारे में आपको एकदम फोकस रखना है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 चीजों के बारे में फोकस करता है। मैं पूरे सब्जेक्ट को इन्हीं 3 वर्ड्स में डिवाइड करके रख दूंगा। ओके, आ जाओ। सबसे पहला, सेकंड, फिर उसके बाद वापस से थर्ड। और एक चीज और, मेरे क्लास की खासियत रहेगी, मैं बहुत ज्यादा कलर्स का यूज करने वाला हूं, ताकि आपको कभी भी बोरियत ना हो क्लास में। डन? ओके, तो आ जाओ। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 चीजों पे डिपेंड करता है, और 3 चीजों के बारे में ही बात करता है। मैंने क्या बोला? 2 इंपॉर्टेंट चीज, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो अमित भाई कभी 2 बोल रहे हो, कभी 3 बोल रहे हो। अरे सुनो, फाइनेंस का मतलब ही है पैसे का आना और पैसे का जाना, ये बेसिक चीजें हैं। पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 चीजों के बारे में बात करता है। कौन सी 3 चीजें? देखना। वेयर डू आई गेट माई मनी फ्रॉम, अपना पैसा कहां से लेके आऊं। आ जाओ, एक एक करके ब्रेक करते हैं और उसको समझते हैं। फर्स्ट, वेयर डू आई गेट माई मनी फ्रॉम, अपना पैसा कहां से लेके आऊं। ओके, ओके अमित भाई। तो देखो, मैंने आप लोगों को बता रखा है, बहुत प्यारे तरीके से हमने अभी देखा है कि जनरली 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 पैसा लाने के लिए अपने पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से 3 ऑप्शंस? अमित भाई, सबसे पहला ऑप्शन होता है, या तो आप
इक्विटी वालों से, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेके आओ। ठीक है, हाँ मैं भाई ये तो समझ में आता है कि सबसे पहला अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से पैसा लेके आते हैं। डन 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 डन। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स होते कौन है? देखो, अपन उनको मालिक बोलते हैं। मालिक, हाँ। सबसे पहली बात सुनना, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले हमें पैसा देंगे तो वो हमारे ओनर्स बनेंगे। ये तो अमित अमित भाई अपन ने 12th में पढ़ रखा है। हाँ, इनको जो हमें पैसे मिलते हैं, ये लोग जब हमें पैसे देते हैं, हाँ अमित भाई जब ये लोग पैसे देते हैं तो कभी भी पैसे को वापस करने की कोई गारंटी नहीं होती है। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाँ, कभी भी अगर ये पैसे देते हैं तो इस सोर्स पे नहीं देते कि बाबा ये लो और 5 साल बाद मेरे को वापस कर देना ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब है हमारा परमानेंट सोर्स। एक बार इसने पैसे दे दिए तो बाबा दे दिए। अब जब तक कंपनी बंद होगी नहीं, इस बेचारे के पैसे इसको वापस नहीं मिलेंगे। डन? हाँ अमन भाई डन। ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके ओके। अब इक्विटी के बाद सुनो, इक्विटी के बाद कौन होता है? इक्विटी के बाद अमित भाई होते हैं डिबेंचर्स। अमित भाई बीच में एक मिस कर दिया, जानबूझ के किया है। डिबेंचर्स, या जिसको मैं लोन भी बोल सकता हूं, या जिसको मैं बॉन्ड्स भी बोल सकता हूं। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है अमित भाई? डिवेंचर, लोन या बॉन्ड्स, ये जनरली वो वाला नेचर है जहां पे ये हमें पैसा प्रोवाइड तो करते हैं पर लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। बोले तो अमित भाई? ये बोलते हैं कि सर मेरे से पैसा ले लो, 5 साल में दे देना पैसा वापस, 10 साल में दे देना, 15 में दे देना, 20 में दे देना। जनरली ये हमें लिमिटेड टाइम के लिए पैसा देते हैं। ओके ओके अमित भाई। जब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले पैसा देते हैं ना तो ये बदले में कुछ नहीं मांगते, बदले में कुछ भी नहीं मांगते। क्या अमित भाई? तो फिर वो डिविडेंड, अरे डिविडेंड तो इनको देते हैं अपन। पर अगर आपने कभी ये पढ़ा है कि अगर डिविडेंड के पैसे ना हो तो इनको पेमेंट करनी कंपलसरी अपनी नहीं होती? नहीं है, नहीं है, हवा खाओ। तुमने पैसे लगाए ना, तुम मालिक बनने का तुम्हें शौक था। डिविडेंड तुम्हें अगर पैसे होंगे तो डिविडेंड देंगे, और देंगे, हमारा मन होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। ठीक है। पर डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट नाम का जो तोहफा है, जो गिफ्ट है, जो पेमेंट है, वो अपने को करनी ही करनी पड़ती। इनको मना नहीं कर सकते कि सर सुनो ना, मेरा मन नहीं है आपको इंटरेस्ट देने का, मैं नहीं दूंगा। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि इनको इंटरेस्ट हम देते ही देते हैं। डन? हाँ मत भाई ये तो पता है। तो इसीलिए ये हमारे सर के दर्द बन के बैठते हैं कि पैसे भी थोड़े टाइम के लिए दे रहे हो, इंटरेस्ट भी जबरदस्ती हमसे ले ही रहे हो। ओके। अब इन दोनों के अलावा एक, मैंने कॉस्टिंग में भी बोला था, हमेशा जब एक अच्छा होता है एक बुरा होता है तो बीच में एक ऐसा बंदा आता है जो दोनों का नेचर लेके चलता है, जिसको मैं बोलता हूं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा डिवेंचर की तरह है, थोड़ा थोड़ा इक्विटी की तरह है। क्यों अमित भाई? इसका भी यही मानना होता है कि सर मेरे को ना, मेरा जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो आपको देना ही देना पड़ेगा। कुछ केसेस में नहीं देना पड़ता, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मान के ही चलता है कि हमें इसका पेमेंट करना ही करना है। तो चलो, सबसे पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि बाबा मेरे को सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कहां से पैसे उठाने हैं, तो या तो इक्विटी से उठा सकता हूं, या प्रेफरेंस से, या डिबेंचर और लोन वाले तरीकों से। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल मेरा सॉल्व होता है। तो क्या ये मेरा पहला सवाल पूरा का पूरा इनफ्लो पे बेस्ड है कि बाबा इनफ्लो कहां से आएगा? हाँ अमित भाई इनफ्लो अपना बेस्ड है कि इनफ्लो कहां से आएगा, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस या डिविडेंड। ओके। अब सुनो, दूसरा सवाल आता है मैं कहां इन्वेस्ट करूं? अरे बाबा पैसे आ तो गए, अब जेब में रख के उसको सड़ाऊंगा थोड़ी। देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये अपन ने 200 रुपए कमाए, ये गांधी जी दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख से तो रहे। ये मान लो अपन ने 200 रुपए कमाए, कहीं से अपनी इनकम आई, मैं इक्विटी वालों से लेके आया। अब मैं इक्विटी वालों से जब पैसे लेके आया हूं तो क्या उसको सीधा जेब में रख लूं? क्या जेब में रखने से 1 साल बाद भी अगर मैं ये निकालूंगा तो वो जेब में 200 के 200 रुपए ही पड़े रहेंगे ना? हाँ। तो अपना मेन इंपॉर्टेंट पता है काम क्या होता है? पैसे को इन्वेस्ट करना। जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना तुम्हारा ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा, उतना तुम्हारा फायदा होता चला जाएगा। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि पैसे का इनकमिंग होना चाहिए। दूसरा,
पैसे का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे तब जाके मेरा पैसा ग्रो करेगा। ठीक है, ओके अमित भाई। अमित भाई इन्वेस्ट कहां कहां करेंगे, ये भी अपन अभी नीचे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल पैसा आएगा कहां से, दूसरा पैसा इन्वेस्ट कहां करूंगा, और लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन आता है कि मैं डिविडेंड कितना दूं। अगर आप देखोगे लास्ट में हमें इक्विटी वालों को डिविडेंड देना पड़ता है ना। हाँ मतलब इक्विटी वालों को डिविडेंड तो पे करना पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मैं उसको डिविडेंड दूं या ना दूं, और अगर दूं तो कितना दूं, क्योंकि इक्विटी वालों को डिविडेंड देना कोई कंपल्शन तो है नहीं। तो ये भी एक सवाल बनता है कि अमित भाई डिविडेंड कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कहां देना चाहिए। पर अमित भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा, कितना डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे या क्या करेंगे, ये भी अपन आगे सीखने वाले हैं। पर उससे पहले अपने को तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बात करता है, पैसे की इनफ्लो के बारे में, पैसे की आउटफ्लो के बारे में। डन, हाँ अमित भाई डन, पैसे बात तो यही करता है। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, पैसा आएगा कहां से, पैसा इन्वेस्ट कहां होगा, और तीसरा पैसा मैं डिविडेंड कितना बांटने वाला हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कितना पैसा बांटने वाला हूं, कितना डिविडेंड देने वाला हूं। डन, हाँ अमित भाई डन। अब आते हैं वापस से पहले सवाल के ऊपर, पैसा कहां से आएगा, कितनी सोर्सेज हैं, या तो मैं ओनर्स फंड इक्विटी लेके आ जाऊं, ठीक है, या तो बॉन्ड्स या डिवेंचर से मंगवा लूं, या फिर एंजल फाइनेंसिंग वाले, ये अलग लोग होते हैं जो शुरू में स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं, उनको बोलते हैं एंजल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट ये भी स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं, या फिर मैं बैंक से लोन वगैरह लेके आ जाऊं। तो मैंने क्या पढ़ाया, या तो इक्विटी, या तो डिवेंचर और बॉन्ड, या तो लोन, या फिर बड़े बड़े लोगों से पैसा लेके आ जाओ। शार्क टैंक नहीं देखते क्या आजकल, वो लोग क्या है, वेंचर ही तो है, क्या है वो लोग, शार्क से वो लोग पैसे लगाते हैं। डन, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट मेरा कवर करता है कि मेरे पैसे कहां कहां से आएंगे। तो मैंने बोला या तो इक्विटी से मंगवा लो बाबा, या तो डिवेंचर से मंगवा लो बाबा, या तो लोन ले लो, या तो प्रेफरेंस। अब देखो, अब जनरली प्रेफरेंस इशू नहीं किया जाता, लेकिन अपन आईसीआई का इंटर का मटेरियल पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेफरेंस अपन देख के चलने वाले हैं। डन, हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत क्या यहां तक अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ओके डन डन डन। तो इन्फ्लोस कहां से आएंगे, इक्विटी से आएगा, प्रेफरेंस से आएगा, डिवेंचर से आएगा, और बॉन्ड्स या लोन में से आएगा। ओके हाँ अमित भाई। अब दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, या मैं जिसको बोलता हूं इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स, मेरा सेकंड सवाल। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रुक जाओ, एक एक करके हर सवाल का आंसर मिलेगा। सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया कि मैं अपने पैसे कहां से लेके आऊं, तो हमें ये तो पता चल गया कि अमित भाई हम पैसे ला सकते हैं या तो इक्विटी से, या डिवेंचर से, डिवेंचर साइड में लिखता हूं, या फिर प्रेफरेंस से। पर अब आप लोग मेरे को एक चीज बताना कि मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इनमें से किससे पैसे लेके आने हैं। सोचो जरा, आप लोगों में से किस किस के दिमाग में आया अमित भाई जो सस्ता पैसा देगा ना उसको लेके आ जाएंगे। जिस जिसके दिमाग में है ना, एक बार अपनी पीठ थपथपा लो। क्या अमित भाई ये सस्ता वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला, जब भी आप कैपिटल उठाते हो सब लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इक्विटी वालों को मैं डिविडेंड देता हूँ, प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड देता हूँ, और डिवेंचर वालों को क्या देता हूँ, इंटरेस्ट देता हूँ। हाँ अमित भाई देते हैं। इनको क्या कहा जाता है अमित भाई, जब भी मैं कैपिटल उठा के लेके आता हूँ, हाँ तुमने लेके आया, कैपिटल को जो मैं देता हूं, जो मैं पेमेंट करता हूं, कैपिटल उठाने के लिए जो मेरे को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है उसको बोलता हूं मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर है ना अपना। हाँ अमित भाई, कॉस्ट क्या है, जो मेरे को कुछ सामान खरीदने के लिए देना पड़ा। कैपिटल खरीदने के लिए, कैपिटल खरीदने के लिए जो पेमेंट करनी पड़ी उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आएगा, सबसे सस्ता पड़ेगा, मैं वो उठा के ले आऊंगा, है कि नहीं। हाँ अमित भाई, तो बेसिक मेरा अजम्पशन क्या होता है कि मैं वो वाला कैपिटल लेके आऊंगा जो मेरे को सबसे चीप पड़ेगा, चीप एकदम सस्ता। डन, हाँ अमित भाई। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड या इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड। मेरे पास ना जनरली दो तरह के काम होते हैं। अमित भाई क्या दो तरह के काम, मैं बताता हूं। आ जाओ आ जाओ, आप लोगों का अमित भाई की फैक्ट्री के अंदर स्वागत है। ये रही अपनी एक बड़ी सी फैक्ट्री। ये अपनी फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है। डन, हाँ मैं भाई ये फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है। नाम क्या है कंपनी का, AB लिमिटेड। डन, हाँ मैं भाई। अब सुनो बात क्या हुई,
मैं फैक्ट्री में दो तरह के खर्चे देखता हूं हमेशा। अमित भाई कौन कौन से दो तरह के खर्चे? सबसे पहले मेरे खर्चे का नाम है फिक्स्ड एसेट्स। हाँ हाँ अमित भाई, हाँ 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 हाँ, ये तो याद आ गया। आपने जब भी पैसे उठाए, एक तो सबसे पहले फैक्ट्री खरीदने के लिए पैसे चाहिए, बड़ी सी फैक्ट्री की जमीन खरीदोगे, फैक्ट्री के अंदर मशीन्स खरीदोगे, मशीन्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हाँ अमित भाई, मशीन्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जिस जमीन पे तुम काम कर रहे हो उस जमीन को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हाँ अमित भाई, लैंड खरीदने के लिए पैसे चाहिए। प्लांट्स अंदर जो बड़े बड़े फैक्ट है उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हाँ अमित भाई, पैसे चाहिए। तो जो बड़े एसेट्स को खरीदने के लिए पैसे होते हैं वो भी मैं इन्हीं में से लूंगा। और इनके अलावा, इनके अलावा एक और खर्चा होता है डेली एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस जिसको मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको एक और टर्म में, रुको, ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको मैं बोलता हूं रोजमर्रे के खर्चे। इनका एक और प्यारा सा नाम दिया जाता है जिनको बोलते हैं अपन ओपेक्स। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना उसमें इसको ओपेक्स बोला जाता है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। जो रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे नहीं होते। अब मान लो मेरा वर्कर है, उसको चाय बीड़ी पीनी है तो उसके लिए पैसे दे दिए, शाम में सबका नाश्ता मंगवा लिया उसके लिए पैसे दे दिए, और मेरे को कोई रॉ मटेरियल खरीद के लेके आना है उसके लिए पैसे दे दिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी थी उसके पैसे दे दिए। जो भी मेरे के रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, उनके लिए जब मैं पेमेंट करता हूं तो उसको बोला जाता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जिसको अपन शॉर्ट टर्म में बोलते हैं ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत अमित भाई? नहीं। तो रोजमर्रा के खर्चे हो सकते हैं या फिर मेरे पास एक बड़ा खर्चा हो सकता है। बड़ा, बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, मशीन्स खरीद ली, प्लांट खरीद ली, जमीन खरीद ली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगा दिए। ये जो बड़े खर्चे हैं ना, इनको बोलते हैं अपन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेरे पास दो बच्चे आ गए, जब भी मैं पैसे लेके आऊंगा दो जगह पे उनको लगाऊंगा, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा बड़े खर्चे, या तो मैं ऑपरेशनल डेली के रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे करूंगा जिसको बोलते हैं अपन ओपेक्स। डन? हाँ अमित भाई देखो, अरे रे सर आप कहां से आ गए? ये देखो, ये है मेरा कैपिटल, और इसको लगाता हूं मैं दो जगह पे। कहां कहां पे अमित भाई? एक तो फिक्स्ड एसेट्स में जिसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता हूं, दूसरा वर्किंग कैपिटल में जिसको मैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या ओपेक्स बोलता हूं। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले में मैंने आपको बताया इनफ्लो, जहां से मेरे पैसे आएंगे, यहां पे मैंने आपको बताया आउटफ्लो, जहां मेरे पैसे चले जाएंगे। डन? हाँ अमित भाई डन। लास्ट 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 ही है क्या? हाँ अमित भाई अब तो लास्ट ही है, बस इंट्रो अपना खत्म होने वाला है। बेसिकली मेरे को आपको एफएम के बारे में बताना था कि एफएम दो चीजों पे डील करता है। सबसे पहला तो भैया पैसे का आना या पैसे का जाना, दो ही चीज है। ओके, और इसमें सवाल तीन है, पर क्या? पैसे कहां से आएंगे? चलो बाबा अच्छी बात है। पैसे कहां इन्वेस्ट करूंगा? चलो बाबा अच्छी बात है। और लास्ट, डिविडेंड कितना देना है मेरे को इक्विटी वालों को? क्यों? ये क्यों इंपॉर्टेंट है अमित भाई? ये अपन आगे जाके जब सीखेंगे ना, कैपिटल बजटिंग आएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सारी चीजें आएंगी, तब अपन ये पॉइंट समझ में आएगा कि डिविडेंड वालों को कितना डिविडेंड देना है, ये कैसे इंपॉर्टेंट था। डन? हाँ अमित भाई डन। ओके ओके ओके, चल अब मेरे पास टॉपिक आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या आप लोगों ने मेरे साथ कॉस्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी क्या? कॉस्टिंग के फर्स्ट इंट्रो वाले लेक्चर में क्या मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स पढ़ाए थे क्या? हाँ अमित भाई आपने कुछ तो पढ़ाया था इन दोनों के बारे में, कुछ तो इंपॉर्टेंट सा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने बोला था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पता है क्या करती है? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ताकि किससे रिलेटेड? कॉस्ट से रिलेटेड, ताकि मैनेजमेंट क्या करे? डिसीजंस ले सके। हाँ, और कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या करता हूं कि बाबा ये जो इंफॉर्मेशन लेके आए थे ना, उसके बेसिस पे मैं एक्शन ले लेता हूं। कोई भी प्लानिंग करनी हो, डिसीजन लेना हो, मैं डिसीजन ले लेता हूं। हाँ हाँ, तो यही चीज यहां भी होगी। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरली फोकस ऑन प्रॉम्प्ट कलेक्शन, कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना और प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड फोकस प्राइमरली ऑन द अक्रूवल कंसेप्ट। पता है इसका क्या काम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ही काम है कि सर
जितना भी मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बही खाता है ना, इतना लगा, इतना गया, इतना आया, इधर गया, उधर गया, उसको प्रॉपर समराइज करके कलेक्ट करके रख लूं, बैलेंस शीट बना लूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लूं, ट्रायल बैलेंस बना लूं। तो जो भी प्रॉपर एकदम अकाउंट्स बना के रखने का काम है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का है। डन? हाँ अमित भाई डन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेस द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटमेंट डिपार्टमेंट, क्यों? टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग, रेजिंग डिविडेंड, फोकस। अरे देखो सीधी बात है, उन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट बना ली, सब कुछ एकदम सजा के रखी है। सर 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 ये लो ना सर, कॉपी में आपके लिए बना के एकदम बैलेंस शीट लेके आए हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पता है क्या बोलेंगे? रख दे इसको टेबल पे, अब जो डिसीजंस लेना होगा वो मैं इसके बेसिस पे आराम से लूंगा। क्या लेना है भैया? कि कहां से पैसे उठाऊं, वही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से पैसे उठाऊं, कहां पे इन्वेस्ट करूं, कितना डिविडेंड बांटूं, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये मैं आंसर करूंगा इसके बेसिस पे। डन? हाँ अमित भाई। तो 2 हमने कंसेप्ट पढ़े, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो क्या करेगा, सर सारी इंफॉर्मेशन है, हाँ बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेगा। फिर आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बारे में, बोलेंगे हो गया भैया तेरा काम हो गया, हाँ अब मैं क्या करूंगा, यूजेस द इंफॉर्मेशन टू टेक द डिसीजंस, डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन का यूज कर लेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डन? हाँ अमित भाई डन। एंड पेइंग डिविडेंड, और ये जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करता है, किस पे अमित भाई? अक्रूवल कंसेप्ट पे। मतलब अकाउंट्स में पढ़ा नहीं था क्या? अक्रूवल कंसेप्ट मतलब कि बाबा अगर तुमने इनकम कमा ली पर अभी तक तुम्हारे हाथ में कैश नहीं आया, तब भी उसको रिकॉर्ड करो, और तुमने एक्सपेंसेस कर दिए भले ही कैश पेमेंट ना करी हो तब भी उसको रिकॉर्ड करो। मतलब अगर काम पूरा हो गया है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? हाँ। पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पता है क्या बोलेंगे? सर सुनो, मेरे को पैसा देना है, पैसा लेना है, डिविडेंड बांटना है, हाँ तो मैं तो बाबा सीधा सीधा एक्चुअल रिसिप्ट्स और पेमेंट पे ही बात करूंगा, मेरे से और ज्यादा 3-5 पूछने की जरूरत नहीं है। या तो कैश आएगा या तो कैश मेरे हाथ से जाएगा, और इससे ज्यादा मेरे से 3-5 सवाल मत करना। डन? समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले बोलेंगे सर मेरे को पैसे आने से मतलब है या पैसे जाने से मतलब है, और मेरे से 3-5 मत करवाना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बोलेंगे सर सुनो ना, मेरे को रिकॉर्ड रखना है, चाहे कैश आया हो या ना आया हो, अगर काम पूरा हो गया तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। डन? हाँ अमित भाई। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। डन? ओके। तो बेसिक मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा इंट्रो खत्म हो गया। हाँ एक बार फिर से बता दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज से डील करता है? 2 चीज, पैसे का आना इनफ्लो और पैसे का जाना आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। फिर उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं? पैसा कहां से आएगा, इक्विटी प्रेफरेंस या डिविडेंड, पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, फिक्स्ड एसेट्स या ओपेक्स में, तीसरा डिविडेंड कितना बांटूं। डन? हाँ अमित भाई डन। अब इसके बाद मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है वो करवाने वाला हूं। अमित भाई जैसे सार्थक सर में वो बड़ी वाली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते वैसा क्या? नहीं नहीं सर, तो हमारे गुरु जी है, वो अकाउंट्स में काम आएगा। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अमित भाई के हिसाब से मस्त आसान वाली बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस सीखेंगे। पर कभी भी गलती से ये सार्थक सर को मत दिखा के आ जाना, आपकी बैंड बाद में बजाएंगे, पहले मेरी बजाएंगे, बोलेंगे कि मैं तो इतनी मेहनत से अच्छी वाली सिखा रहा हूं, तुमने छोटे शॉर्टकट में सिखा दिया। इसीलिए ये राज आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए, सर तक बात नहीं जानी चाहिए। डन? ओके गाइस, तो अब हम सीखेंगे मस्त आसान तरीके वाला बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो गाइस अब हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे तरीके से छोटा सा प्यारा सा हमारा बैलेंस शीट और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके चलो अमित भाई, आप क्या वैसे ही लंबा लंबा सिखाने वाले हो क्या? बड़ा बड़ा जो बैलेंस शीट बनता है वैसे प्रॉफिट लॉस? ना 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 ना, वैसा थोड़ी कुछ ना, बिल्कुल। मैं तो बोलूंगा सीधा सीधा वो टी फॉर्म वाला बैलेंस शीट बना लो, टी फॉर्म वाला पीएनएल बना लो, काम खत्म करो। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टी फॉर्म ही चलता है क्या? हाँ, अभी तक हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ से उभरा नहीं है, तो हमें तो फायदा है बाबा। जैसे बच्चों में बनाते थे, यहाँ डाला लिख दिया, काम खत्म किया, वैसे ही बनाना है। ओके ओके अमित भाई चल। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अपने पास एसेट्स साइड में क्या होगा। मैं एसेट साइड की बात करके चलता हूं आप लोगों से। ओके अमित भाई, एसेट्स साइड में सबसे पहले मेरे पास फिक्स एसेट्स तो मैं लिख के ही चलूंगा। हाँ अमित भाई इतना तो अपने को पता है,
फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या डालते हैं अमित भाई, जितने भी मेरे पास बड़े बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट है ना उसको लिखूंगा, जैसे प्लांट, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा, मशीन्स, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा अमित भाई, कोई फर्नीचर वगैरह मैंने खरीद रखा है, ठीक है बाबा, काम खत्म। और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी हो अगर तो वो भी लिख दूंगा, डन। हाँ अमित भाई, उसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वो सारे एसेट्स जो मेरे को एक साल के अंदर फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब मेरा ईयर क्लोज होता है वहां से एक साल के अंदर अंदर पैसे मिलने वाले हैं वहां से। तो करंट एसेट्स में बेसिकली हमारे पास चार पांच ही छोटे छोटे लोग हैं। एक तो सबसे पहले डेटर्स आ जाएगा, उसके बाद कैश आ जाएगा, उसके बाद इन्वेंट्री आ जाएगी। ये प्यारे से चार पांच लोग तो अपने को हमेशा से याद है। हाँ अमित भाई ये तो याद है, फिक्स एसेट्स में प्लांट मशीन फर्नीचर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये तो है। करंट एसेट्स में इतना। उसके बाद यहां तक अगर तुम देखो ना, मेरी बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट का पार्ट होता है वो आके ऑलरेडी खत्म हो जाता है बस। हाँ इसमें और कुछ नहीं बचता मेरे पास। एक सेकेंड, ये डिलीट कर दिया, वेरी गुड। अब अमित भाई इतना करने के बाद क्या मैं एक बार लाइबिलिटी साइड पे आऊं? हाँ आ जाओ ना। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले तो मैं कैपिटल ही लिख दूंगा, जो मैं कैपिटल लेके आया हूं। कौन सी कैपिटल लेके आया हूं अमित भाई? आप कैपिटल में इक्विटी लेके आए हो। हाँ मैं इक्विटी लेके आया हूं। अमित भाई रिजर्व एंड सरप्लस जो मेरे पास पड़े रहते हैं, हाँ रिजर्व एंड सरप्लस पड़े रहते हैं ना, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर होगा तो, ठीक है। उसके बाद अमित भाई उसके बाद मैं डिवेंचर लेके आता हूँ ना, लोन उठाता हूँ ना उधारी बेसिस पे। हाँ अमित भाई तीन तरह की कैपिटल में अपन ने पढ़ लिया था, डिवेंचर या लोन, डन। यहां तक कर लेंगे। उसके बाद एक आएगा करंट एसेट्स का भाई, करंट लाइबिलिटीज, जिसमें जो जो यहां लिखा है ना उसका उल्टा लिख दो। डेटर का उल्टा क्रेडिटर, कैश का उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट, डन। हाँ अमित भाई डन। और कुछ? अभी तक बेसिकली इतना लिखो और समझो कि यहां तक अपने को कोई डाउट है, या फिर यहां तक तो हम लोग सब कुछ आसानी से बचपन से ही पढ़ते आए हैं। देख मैं पानी पी लूं, पानी किधर गया? अरे पानी किधर छोड़ा है मैं? ये रहा, पीछू पीछू चला गया था। चलो लिख लो। अमित भाई यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एसेट्स भी हो गए, लाइबिलिटीज भी हो गए, अपन ने दोनों बना दिए, ठीक है डन। ये डन, ये डन, ये डन। अब बता दो फटाफट से मेरे को बैलेंस शीट में, सबसे पहले तुम अगर बैलेंस शीट कभी बनाओगे तो क्या करोगे? एक बात याद रखना, बैलेंस शीट आपको हर एक चैप्टर में आने वाली है। जितने अपन ने 7 प्रैक्टिकल चैप्टर्स देखे थे सब में आएगी। क्या बात कर रहे हो? आएगी, मैं दिखा दूंगा। और इंपॉर्टेंट होगा, मेरे को पता होना चाहिए फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज में क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या, करंट लाइबिलिटीज में क्या। क्यों? क्योंकि अगला ही चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है रेशियोज, रेशियोज में सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए बैलेंस शीट में कौन कहां स्टैंड करता है, तब जाके अगली चीजें समझ में आती है अमित भाई? ऐसा क्या? हाँ बाबा हाँ, ऐसा ही है, डन। चल तो अब आप लोग मेरे को एक चीज बता, सबसे पहले अगर मैं एसेट साइड लिखता हूं तो क्या लिखूंगा अमित भाई? लिखेंगे फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स, हाँ, और बड़े बड़े खर्चे कौन से? प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट हो गया, और कुछ फर्नीचर वगैरह, ठीक है। उसके नीचे छोटे वाले भाई करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या होगा अमित भाई? डेटर्स आ गया, कैश आ गया, मेरा इन्वेंट्री आ गया, ये तीन भाई आ गए, ठीक है। फिर इस साइड आऊंगा, जैसे ही लाइबिलिटी में कैपिटल पे आ जाऊंगा अमित भाई, जो मैंने पैसे उठाए, कौन से पैसे अमित भाई? अपन ने पैसे उठाए, अपन ने कैपिटल एसेट्स में क्या क्या उठाया? उठाया मैंने इक्विटी उठा ली, हाँ ठीक है इक्विटी उठा ली। और क्या उठाया अमित भाई? प्रेफरेंस उठा लिया, डिबेंचर हाँ उठा लिया, रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए थे मेरे पास, डन। हाँ अमित भाई डन। और करंट एसेट्स का छोटा भाई करंट लाइबिलिटी, जस्ट उसका अपोजिट लिख दूंगा, डेटर का क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश का बैंक ओवरड्राफ्ट, डन। हाँ अमित भाई ये तो आपने साथ साथ याद भी करवा दिया, मेरे को पता है ना कैसे कैसे चीजें बढ़ानी है आगे, डन। हाँ अमित भाई अब इसके बाद अमित भाई आप क्या बताना चाहते हो? एक बात और छोटी सी जो अपने को याद रखनी चाहिए, जो अपन लिख के चलेंगे, वैसे इंस्टीट्यूट अब नहीं देता पर कभी पूछ सकता है। यहां पे दो तीन चीजें और आती हैं। एक मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कुछ ऐसे बिजनेस के खर्चे होते हैं जो मैं एडवांस में बहुत सारे कर देता हूं और थोड़े थोड़े करके राइट ऑफ करता हूं। तो यहां पे लिखता हूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर मेरा अक्रूड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिख दो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस।
अगर मैंने लॉस बहुत सारे इकट्ठे कर रखे ना, वो भी मेरा एसेट साइड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस दिखाऊंगा, अपना टैक्स बचा लूंगा। है अमित भाई क्या? सुनो, एक छोटा सा गेम बता रहा हूं, बस उतना देखना। तुम्हारे पास 100 रुपए थे, टैक्स देना था 20%। कितना टैक्स दोगे अमित भाई? 100 का 20%, 20 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, हाँ, तुम्हारे पास 90 रुपए का पहले से लॉस रखा हुआ था, तो 100 रुपए की प्रॉफिट में 90 रुपए का लॉस माइनस कर दिया। अब मेरे पास 10 रुपए का प्रॉफिट है, अब जरा टैक्स भरो तो 20% इस पे कितना आएगा? 2 रुपए। बचा लिया कि नहीं? आपके लॉस ने आपका टैक्स बचा लिया, इसीलिए मैं उसको एसेट साइड पे लिख दूंगा। डन? ओके अमित भाई, लिख दिया। और क्या आएगा? और अगर आपकी कोई भी अक्रूड इनकम है, आपने इनकम कमा ली, आपने क्या किया? इनकम कमा लिया, लेकिन अभी तक कैश मेरे पास नहीं आया, तो अक्रूड इनकम में डाल देना। या फिर आपने कोई हद से ज्यादा खर्चा कर दिया लेकिन उतना करना नहीं था, तो एडवांस एक्सपेंसेस भी यहां पे आ जाएंगे। अमित भाई अपने को पता है, फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं हम, फिर भी मेरा काम है डिटेल्ड में एक बार याद करवा देना। मैं समझूंगा तुमने फाउंडेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा, डिटेल में याद करवाना मेरा काम है। ओके? ओके अमित भाई, तो जल्दी से बताओ, मैंने आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई है यहाँ पे? अमित भाई आपने बताया यहाँ पे एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई बिजनेस के शुरू करने के पुराने खर्चे आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया अमित भाई? कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर पड़े हो तो वो लिख दूंगा। मैंने बोला ठीक है। अगला मैंने क्या बताया अमित भाई? अक्रूड इनकम, मैंने कमा तो ली लेकिन मेरे को मिली नहीं तो वो यहां पे लिख दूंगा। और मेरे कोई एडवांस के खर्चे, इतना दिल वाला आदमी था ना मैं, उसने बोला सर 100 रुपए, मैंने बोला 500 की पत्ती पकड़, खुले बाद में ले लूंगा। तो कोई मैंने एडवांस खर्चा कर दिया है, तो अब तो मैं आगे उसका खर्चा नहीं करूंगा, तो इसीलिए वो मेरा एसेट बन जाएगा। तो इसीलिए एसेट साइड पे ये चारों आइटम्स नए नए और जुड़ जाएंगे। समझ में आया यहां तक? हाँ भाई, बैलेंस शीट का ये वाला पार्ट तक तो समझ में आ गया। डन? हाँ, अब इसी का उल्टा वाला पार्ट क्या? कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा ना, या सैलरी हो गई आपने नहीं दी, वेजेस हो गए नहीं दिए, रेंट हो गया आपने अभी तक नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग खर्चे आपके इस साइड आके खड़े हो जाएंगे। ज्यादा दे दिया तो एसेट की तरफ, नहीं दिया तो लाइबिलिटी की तरफ। डन? हाँ मैं भाई, तो लिख लो ना जरा इसको, फटाफट से लिख लो। ज्यादा दे दिया तो एसेट की तरफ, नहीं दिया तो लाइबिलिटी की तरफ। क्या मैंने लिखा है? ये देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा, एडवांस पेमेंट लिखा, अक्रूड इनकम लिखा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस लिखा। और अगर मान लो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या मैंने इनकम एडवांस में उठा ली, मेरे को मिलने नहीं चाहिए थे, मैं लेके आ गया, तो अब मेरे सर के ऊपर बोझ बैठा है। अरे बाप रे बाप। एक और ट्रिक बता दूं एसेट और लायबिलिटी समझने की? हाँ मित भाई बता दो। अगर मुझे कहीं से पैसे मिलेंगे, अगर मुझे कहीं से पैसे मिलेंगे या मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो मेरा एसेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कभी पैसे मेरे सर पे बोझ बन के बैठे हैं कि भैया किसी को पैसे देने हैं रे बाबा, बहुत ज्यादा पैसे देने हैं, तो क्या हो जाएगा? उसको मैं बोलूंगा लायबिलिटी। अब दिखाऊं कैसे? कैसे अमित भाई? देखो, मैंने प्लांट में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मशीन में, फर्नीचर में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेंट्री बेचूंगा तो पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलने हैं, डेटर से पैसे मिलने हैं, कैश तो मेरे पास पड़ा ही है, ठीक है। एडवांस पेमेंट, मैंने किसी को ज्यादा पैसे दे दिए हैं, अक्रूड इनकम, पैसे मिलने वाले हैं। तो एसेट साइड मेरी दो ही चीजें आएंगी, या तो पैसा मिलने वाला है या मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। डन? हाँ। और लाइबिलिटी साइड, जो भी मेरे सर पे बोझ है, अरे बाबा इक्विटी वालों के पैसे देने हैं, अभी प्रेफरेंस वालों के पैसे देने हैं, डिबेंचर वालों के पैसे देने हैं, लोन वालों को उनके पैसे देने हैं, क्रेडिटर मेरे छाती के ऊपर बैठा, अरे यार पैसे दे, मेरे पैसे दे बाबा, तो क्रेडिटर के पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग, भाई सुनो ना, उसने काम तो कर दिया, मैंने उसकी सैलरी नहीं दी अभी तक, बोझ है मेरे सर पे बाबा। तो जब भी बोझ होगा सर पे, लाइबिलिटी। डन? हाँ मैं भाई डन। कोई दिक्कत इस बैलेंस शीट को समझने में या याद करने में? साथ के साथ आपको बैलेंस शीट याद हुई है या नहीं हुई? अमित भाई को पिन करना। आज की क्लास खत्म होने के बाद बताना कि आप लोग, अमित भाई कैसी लगी क्लासेस, मजा आया, समझ में आई, चीजें याद हो गई, क्लियर हो गया माइंड? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। लिख लो इसको, लिख लो, मतलब लिख तो दिया, ये देख लो एक बार इसको कि अपने को पल्ले पड़ा या ना पड़ा, बताना ना गाइस। अगर YouTube पे देख रहे हो तो नीचे कमेंट करना ना गाइस कि पल्ले पड़ा या
ना पड़ा। गाइस अब अगर अपन ने ये देख लिया है तो इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक बेस बचता है खत्म करने के लिए, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कर लेते हैं। अपने को इसमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड कोई भी हमारी इनकम होगी, इनकम में से मैं अपने सारे खर्चे माइनस कर दूंगा, मेरे पास नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम में बस सॉल्व करके खत्म कर लेंगे। मैं बताता हूं कैसे हमारा वर्क करने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है और हर चैप्टर में यही चलने वाला है। तो अपन स्टार्ट करें। ओके अमन भाई, आओ सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना मैं सिखाता हूं आप लोगों को। ओके, अच्छा एक बात बता देना आप लोग, क्या अपन ने कभी ये देखा है क्या, क्या अमित भाई, कि सबसे पास मेरे ओपनिंग स्टॉक रहता है यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ पे रहता है परचेजेस, हाँ, यहाँ पे रहता है क्या, कोई वेजेस वगैरह जो मैं पे करता हूँ या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ अमित भाई, यहाँ पे होता है सेल्स और यहाँ पे होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या अपने को ये चीजें पता है क्या? हाँ अमित भाई ये तो अपने को पता होता है, यहाँ से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। क्या ये मेरे को पता होता है? हाँ अमित भाई ये तो अपने को पता होता है ना, बेसिकली ये तो बेसिक हमारा फॉर्मेट है, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था तब हमारा ऐसे ही बनता था। ठीक है, आओ तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहीं से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा सेल्स, जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही लिखो। सबसे पहले सेल्स आ जाएगा, हाँ अमित भाई सेल्स आ गया। उसमें से क्या माइनस करोगे अमित भाई? उसमें से अपन माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। ये देखो सबसे पहले मैं माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, बोले तो यहां तक के खर्चे। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड क्या होता है? COGS। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मतलब जो मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया ना, गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को क्या क्या खर्चे लगे। मेरे पास मैंने मटेरियल खरीदा, मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था, कुछ मटेरियल मैंने निकाला, फिर उसके बाद बेचा, कुछ वेजेस और ये और वो और दिस और दैट, ये सारी चीजें करने के बाद मेरे पास आ गया कि बाबा मेरे को इतना कॉस्ट लगा है गुड्स को बनाने के लिए। डन? हाँ अमित भाई डन डन डन। ये अपन कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि सीओजीएस कहाँ पे आएगा। हाँ अमित भाई डन डन डन। कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में देखते हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट करने के बाद फिर मैं क्या करता था, फैक्ट्री ओवरहेड्स और बहुत सारी चीजें करके सीओजीएस वहां पे निकालते थे। यहां पे इतना अपना काम का ना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, कि मेरे को सामान बनाने का इतना खर्चा लग गया। कर दिया मैंने? हाँ अमित भाई कर दिया। मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? ये करते ही मेरे पास निकल के आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, जिसको मैं बोलता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके ओके अमित भाई, तो लिख दो यहां पे, इस बेचारे का नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आपको पता है मैं अभी तक कहां हूं? कहां हूं अमित भाई? अभी तक मैं इसी ट्रेडिंग अकाउंट पे ही मूव कर रहा हूं। मैं ना आगे गया हूं ना पीछे गया हूं, ना इधर गया हूं ना उधर गया हूं। अपन इतने ही लेवल पे मूव कर रहे थे अभी तक। ठीक है, हाँ अमित भाई ये तो अपन कर रहे थे। उसके बाद क्या करते थे अमित भाई? उसके बाद हम एक पीएनएल स्टेटमेंट बनाते थे। पीएनएल स्टेटमेंट में लिखते थे यहाँ पे और भी जितने खर्चे हैं, जैसे मान लो कोई सैलरी का खर्चा हो गया, कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, कोई रेंट का खर्चा हो गया, कोई इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, डिविडेंड भी लिखता था मैं यहाँ पे। ये सारी चीजें लिख के चलता था ना यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में से। हाँ अमित भाई, तो आ जाओ अब मैं वही काम करूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक चीज बस कर देना, क्या अमित भाई? ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर देना है अमित भाई। अमित भाई क्या 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 क्या? ऑपरेटिंग खर्चे मतलब वो खर्चे जो मैंने आपको अभी बताया कि मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में लगते हैं, मतलब रोज मेरे को काम करना पड़ता है। तो एडवर्टीजमेंट हो गया, सैलरी दे दी मैंने बंदों को, चाय बीड़ी के पैसे दे दिए उन लोगों को, तो ये जो भी मेरे रोजमर्रा के खर्चे हो जाएंगे उनको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक कोई भी दिक्कत ना आई। इसको माइनस करते ही अपने पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग इनकम। डन? हाँ अमित भाई, ऑपरेटिंग इनकम यहां तक आ गई मेरी। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत ना आई। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, अपन ने सेल्स लिखा, हाँ सेल्स लिखा, उसमें से सीओजीएस माइनस किया, मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी चीजें नहीं आती थी, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, ये और वो, हाँ अमित भाई ये तो आ गया। वो माइनस करते ही ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। सेम टू सेम ट्रेडिंग अकाउंट उठा के रखा है मैंने। ओके, अब
बाकी जो भी इधर उधर के बकवास खर्चे थे ना, कौन कौन से, ये देखो, ऑफिस का कोई खर्चा हो गया, एडमिन, सेलिंग का कोई खर्चा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्चा हो गया, ये सारे खर्चे मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। ओके अमित भाई, अपन माइनस कर देंगे, कर लो, डन। एक सेकेंड इसको कंप्लीट कर दो। ओके, ये वाले खर्चे माइनस करते ही मेरे पास आ जाएगा जिसको मैं बोलता हूं, या तो मैं उसको बोलूंगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या तो मैं उसको बोलूंगा ऑपरेटिंग इनकम। मतलब ऑपरेटिंग इनकम मतलब वो इनकम जो मेरे को ऑपरेशंस करके आई है, मतलब अपना काम धंधा करके, मेहनत मजदूरी करके अपन ने ये कमाया है। यहां तक कोई डाउट? एक बार देख लो और मेरे को बता। मैं आपको साथ साथ आज पीनल याद भी करवा दूंगा, हर में इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना कि कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज कंफ्यूज कब हो जाओगे कि अमित भाई पढ़ा रहे हो कि याद करवा रहे हो बैठ के, घर में पेरेंट्स जैसे याद करवाते, पढ़ो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वैसे ही। डन, ओके, चल। इसके अलावा अब यहां तक हो गया। हाँ अमित भाई यहां तक हो गया। अब मैं एक ही काम करना स्टार्ट करूंगा, जो जो मेरे बंदे हैं ना उनको पेमेंट करूंगा। ये क्या बात बोल दी अमित भाई, क्या बंदे क्या पेमेंट? इधर मेरे पास 4 तरह के बंदे होते हैं, उनको 4 तरह की पेमेंट करनी पड़ती है। कौन कौन सी बताता। सबसे पहले गाइस, प्रायोरिटी भी याद रखना और किसको क्या देना है ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलो अमित भाई आप बोल रहे हो तो याद रखेंगे, रखेंगे, डन रखेंगे। ओके, आ जाओ। सबसे पहला, ठीक है, उसके बाद भाई अपना दूसरा, और उसके बाद भाई अपना तीसरा। डन। हाँ अमित भाई, अब आओ। सबसे पहले ना प्रायोरिटी देखना, सबसे पहले पेमेंट किसको करूंगा, सेकंड नंबर पे किसको करूंगा, थर्ड नंबर पे किसको करूंगा, फोर्थ पे करूंगा। ये हमेशा यही लेवल चलेगा, कभी भी तुम जिंदगी में पेमेंट करोगे कंपनी के अंदर तो ऐसे ही होगी। कैसे? सबसे पहले पेमेंट जाएगी हमारे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग को, जिसको बोलता हूं डिवेंचर। पता है ये सबसे गुस्से वाला आदमी होता है, ये बोलता है पहले अगर मेरे को पैसे नहीं दे तो जान खा जाऊंगा तुम्हारी। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट को पैसे देने जाता हूँ, सर सुनो ना, उसने तो मेरे से पैसे छीन लिए, अब आप ले लो। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद बचे हुए अपने प्रेफरेंस, जिनको मैं बोलता हूँ छोटे मालिक, और लास्ट में गरीब बेचारे इक्विटी वाले, जिनको लास्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। डन, बस इतना। तो देखो, आप पेमेंट क्या करूंगा, सबसे पहले डिवेंचर को, फिर सरकार को, फिर प्रेफरेंस वालों को, फिर इक्विटी वालों को। डन। क्या क्या किसको पेमेंट करूंगा? डिवेंचर वालों को हमेशा मैं इंटरेस्ट देता हूं, गवर्नमेंट को मैं हमेशा हमेशा टैक्स देता हूं, प्रेफरेंस वालों को मैं प्रेफरेंस का डिविडेंड देता हूं, और इक्विटी वालों को इक्विटी का डिविडेंड देता हूं। ये शायद आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, इसको एक बार लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एफएम ऐसी करवाऊंगा ना, कभी जिंदगी में भूले ना भूलो। चल करो इसको, लिखो लिखो। लिख लो। हाँ अमित भाई याद तो आ गया, समझ आ गया। सबसे पहले डिबेंचर वालों को पैसे देने हैं, हाँ। डिबेंचर वालों के बाद सरकार को देने हैं, हाँ। उसके बाद इक्विटी वालों को देने हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब यही काम मैं ऊपर से खेलता हुआ चलूंगा। कहां से? आ जाओ, दिखाता हूं। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड जस्ट। चल देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, जिस जिसको जैसे जैसे बोला वैसे वैसे पेमेंट कर दो। आओ, सबसे पहले पेमेंट करो इंटरेस्ट वाले बंदों। इंटरेस्ट कैसे करूंगा अमित भाई? इंटरेस्ट की पेमेंट होती है हमेशा फेस वैल्यू पे और इंटरेस्ट की रेट्स पे। इंटरेस्ट की रेट्स अपने को क्वेश्चन में दी रहेगी। एक और चीज कभी कभी लिख देगा, इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। कूपन रेट भी इंटरेस्ट रेट ही होती है। बस कुछ नहीं करना है, पता है मेरे को क्या करना है? मान लो 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू
उस पे 10% का इंटरेस्ट देना है। तो कितना दे दूंगा अमित भाई, साल भर का 1 लाख पे 10%, 10,000 रुपए तो इंटरेस्ट दे दूंगा। दे दिया, ठीक है अमित भाई, दे दा के खत्म करो। जैसे ही तुम इंटरेस्ट दे दोगे तुम्हारे पास पेमेंट आ जाएगी जिसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स वालों से पहले के पैसे। ठीक है अमित भाई, इसके बाद किसको दूंगा पैसे, मैंने बताया ना सरकार को। तो वो सरकार तो साडी अपनी है, वैसे ही टैक्स वाला पेमेंट कर दो। टैक्स क्या बोलेगा, बोलेगा सर 50% टैक्स है मेरा। किसका 50%, 50% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स, इसका 50%। समझ में आया, कभी भी अगर लिखा हो ना 50% तो मतलब ईबीटी का 50%। ओके हाँ अमित भाई, चल ईबीटी करने के नेक्स्ट जस्ट बाद अपन अब क्या करेंगे, ईबीटी करने के बाद जैसे ही टैक्स माइनस करूंगा ये आ जाएगा मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। भैया टैक्स टैक्स देके ओह खत्म हो गया सब कुछ, टेंशन खत्म। बस अब एक टेंशन बचती है, क्या, वो प्रेफरेंस वाला रोते हुए आएगा, अरे मेरे पैसे नहीं दिए, अरे मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे लूट लिए। तो फिर मैं प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड दे देता हूँ। वो भी कैसे दूंगा, वो दूंगा प्रेफरेंस कैपिटल की फेस वैल्यू पे इंटू परसेंटेज जो दिया रहेगा, बस उतने पे डाल के छोड़ देना। डन, हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं आई अपने पास, मैंने ये भी दे दिया। दे दिया हाँ अमित भाई, अब इसके बाद जैसे ही तुम प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे तुम्हारे पास बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए पैसे बच जाएंगे कि बाबा इन गरीबों को अब जो देना है इसमें से देना है। ये सारा का सारा पैसा इक्विटी वालों का है, चाहे तो डिविडेंड के तौर पे दे दो, चाहे कंपनी में संभाल के रख लो। मतलब सुनो, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने सेल करी करी उसमें से अपना काम का जो खर्चा था प्रोडक्शन का माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद रोजमर्रे के खर्चे माइनस कर दिए, क्या आया मेरे पास, ऑपरेटिंग इनकम या ईबीआईटी आ गया, आ गया। उसमें से अब मैं जिनसे पैसे मांग के लेके आया था ना उन गरीब बेचारे लोगों को दूंगा। पहले इंटरेस्ट दे दिया, दे दिया, आ गया ईबीटी, फिर सरकार को दे दिया, दे दिया, फिर आ गया मेरे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस को भी दे दिया, दे दिया। अब जो पैसा बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो ठीक है ना अमित भाई, फटाफट से इनको डिविडेंड दे दो पूरा का पूरा ना। यहीं पे सवाल उठता है कि अगर मान लो मेरे पास 10,000 रुपए अर्निंग्स बचती है तो मैं डिविडेंड 100 रुपए दूं, 1,000 रुपए दूं, 10,000 रुपए दूं, 0 रुपए दूं, कितना दूं, ये सवाल आता है। यही है मेरा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो अपन डिविडेंड वाले चैप्टर में सीखेंगे अलग से, ठीक है। और जैसे ही तुमने डिविडेंड दे दिया और उसके बाद अगर कोई पैसा बचा उसको बोल देंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब अमित भाई, मतलब तुमने कमाए थे कितने 10,000, तुमने डिविडेंड दिया 100 रुपए का, तो बस क्या हो जाएगा 9,900 रुपए मेरे पास बच जाएंगे कंपनी में, जो डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएंगे। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, इतना आसान, बस इतना सही है। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस तुमने आज पढ़ लिया, अब हर एक चैप्टर में बहुत आराम से यही काम आएगा। नहीं अमित भाई मजाक कर रहे हो, मैं मजाक नहीं करता। डन, समझ में आया, हाँ अमित भाई। तो ये बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूरा 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 काम आने वाला है एफएम के हर एक चैप्टर में। देख लो फिर से, सबसे पहले मैंने सेल्स करी, उसमें से जो मेरा काम का बनाने का खर्चा था माइनस कर दिया, फिर उसमें से ऑपरेटिंग खर्चे या रोजमर्रा के इधर उधर के खर्चे माइनस हुए, फिर उसमें से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस किया, आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से क्या माइनस किया मैंने, टैक्स माइनस कर दिया, आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या फिर जिसको मैं नेट प्रॉफिट बोलता हूं। पता है इंस्टीट्यूट कभी कभी बहुत कंफ्यूज करेगा, इसीलिए मैंने मार्क कर रखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स ही मेरा नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मेरा ईबीआईटी है, और सेल्स माइनस सीओजीएस ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। डन डन। इसमें से मैं प्रेफरेंस वालों को दे दूंगा डिविडेंड, अच्छा लो ना बाबा लो, जाओ घर जाओ। फिर जो बचेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें से अगर कुछ डिविडेंड मैंने बांटा तो बांटा, वरना पूरा का पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ अमित भाई बहुत मस्त तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट याद भी हो गया और बैलेंस शीट भी याद हो गई। तो अगर आप लोगों को मजा आया ना ये करने में तो मेरे को पिंग करना कि अमित भाई बहुत मजा आया है ये याद करने में।
अपन नेक्स्ट क्लास में इतने भी मस्त तरीके से, इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अमित भाई आज की छुट्टी क्या? आज की छुट्टी, आज अपन सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने पूरा फाइनेंस का एक बार स्टार्टिंग देख लिया है कि मेन क्या काम होता है। बाकी अब अपन आगे धीरे 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 नेक्स्ट क्लासेस के अंदर धीरे धीरे प्यारे प्यारे तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत ना आई यहाँ तक। ये है मेरा बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। अगले क्लास में भी मैं थोड़ा बहुत बेसिक्स बताऊंगा और उसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। डन? ओके अमित भाई। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। मतलब पता है सीए कोर्स आपसे एक ही चीज मांगेगा, क्या? आपको रोज 10-12 घंटे देने की जरूरत नहीं है। एक ही काम करना है, क्लास लो, साथ के साथ रिवाइज करते चलो। अगर इतना भी करते चलोगे ना, रैंक मैं दिलवाऊंगा गारंटी के साथ। रैंक आपकी पक्की हो जाएगी। बस जिस दिन क्लास ली है फोकस के साथ उसी दिन रिवाइज करके चलना है। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई भी दिक्कत ना है। कर लोगे ना यहाँ तक? हाँ अमित भाई मस्त तरीके से कर लेंगे। ओके चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। कॉस्ट एफएम एसएम की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है। और अगर कभी भी कोई दिक्कत आए तो फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। मेरा नंबर है 7903479393। इस पे पिंग कर देना, अपन साथ में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। डन? डन 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 डन। बाय बाय।